जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्राम पॉजिटिव रॉड्स का एक ओवरव्यू दिया था। चैप्टर नंबर 17 बनता है बच्चों, ये आप लोगों की रिकमेंडेड बुक लेरेंसन से। ठीक है, तो हम लोग जो है ना वो ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में पढ़े थे। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि स्पोर्स बना रहे होते हैं, कुछ होते हैं जो स्पोर्स नहीं बना रहे होते। तो जो पहले दो ऑर्गेनिज्म थे बच्चों, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, ये हमारे पास स्पोर्स बनाते हैं और बाकी तीनों जो होते हैं वो हमारे पास स्पोर्स नहीं बनाते। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद बैसिलस। बैसिलस मैंने आप लोगों को बताया था कि बैसिलस जीनस का नेम है। इसकी दो स्पीशीज़ होती हैं आगे, एक होता है हमारे पास बैसिलस एंथ्रासिस और एक हमारे पास होता है बैसिलस केरियस। तो हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर बैसिलस एंथ्रासिस को डिस्कस करना है, उसके बाद हम बैसिलस केरियस के बारे में बात करेंगे। बैसिलस में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इसकी डिजीजेस पढ़ेंगे, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, हम इसकी ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग, लैब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन भी मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही थी क्योंकि आप लोगों के एलोज के अंदर ये चीज़ नहीं है, लेकिन अब मैं ये चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने फार्मा में भी पढ़ना ही है एट द एंड, तो बेहतर है कि आप उसको अभी से इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो। अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता तो वो बेशक अभी ना पढ़े, लेकिन बाकी चीज़ें पढ़नी है। अच्छा, बैसिलस एंथ्रासिस नाम से ही पता चल रहा है कि ये एंथ्रासिस एंथ्रेक्स कॉज कर रहा होता है। ठीक है, सो बेसिकली बच्चों इसकी एक ही डिजीज़ आपने याद रखनी है। ये बहुत मजे का बहुत आसान सा चैप्टर है। बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रेक्स कॉज कर रहा होता है। एंथ्रेक्स जो है ना वो हमारे पास क्या होता है, एनिमल्स के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है, यानी कि ये जो बीमारी है ये जानवरों के अंदर ज़्यादा कॉमन होती है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन्स। ह्यूमन्स के अंदर ये ज़्यादा रेयर बीमारी होती है, बट स्टिल ह्यूमन्स के अंदर अगर ये बीमारी होगी तो बच्चों ये कोई से तीन फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट कर सकती है। ठीक है, यानी कि इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, आप कह रहे हैं इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक होता है बच्चों हमारे पास क्यूटेनियस एंथ्रेक्स। क्यूटेनियस नाम से पता चल रहा है कि ये स्किन को इन्वॉल्व करेगा। पल्मनरी या फिर इनहेलेशनल एंथ्रेक्स नाम से पता चल रहा है ये लंग्स को इन्वॉल्व करेगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स नाम से पता चल रहा है कि ये जीआईटी ट्रैक को जीआईटी को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है, तो बैसिलस एंथ्रेसिस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये कौन से डिजीज कॉज करता है, एंथ्रेक्स, जो कि कॉमन होती है एनिमल्स के अंदर, लेकिन अगर ये ह्यूमंस के अंदर होगी तो ये कोई सी तीन में से कोई सी एक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करेगी। अब हम बैसिलस की ना बैसिलस एंथ्रेसिस की इंपॉर्टेंट बातें पढ़ते हैं। हम लोगों को सबको पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है। ठीक है, पर्पल कलर का नजर आता है, लॉन्गर होता है, डीपली स्टेनिंग होता है, स्पोर बनाता है और एक्सोटॉक्सिन्स भी बनाता है। अब बैसिलस एंथ्रासिस की बात करें तो इसके टॉक्सिन का नाम है एंथ्रेक्स टॉक्सिन, जिसकी अभी हम डिटेल आगे पढ़ने वाले हैं। ये एरोबिक ग्रोथ शो करता है क्योंकि एनारोबिक तो सिर्फ क्लॉस्ट्रीडियम होता है हमारे पास। इसकी अरेंजमेंट क्या होती है बच्चों, ये बॉक्स कार लाइक इसकी ना अपीयरेंस होती है। मैं आप लोगों को आपकी बुक से इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। इस तरह का ये नजर आ रहा होता है, यहीं पे लिखा हुआ है कि ये बॉक्स कार अपीयरेंस या फिर मेड्यूसी हेड अपीयरेंस दे रहा होता है। ये नॉन मोटाइल होता है बच्चों, ये मोटिलिटी शो नहीं करता, मूवमेंट शो नहीं करता। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इसका कैप्सूल होता है, इसके पास एक कैप्सूल होता है एज अ विरुलेंट फैक्टर। ठीक है, एंटीफेगोसाइटिक कैप्सूल होता है इसके पास, लेकिन ये डी ग्लूटामेट का बना हुआ होता है। आप लोगों को पता है कि अब तक हमने जितने भी कैप्सूल्स पढ़े हैं वो पॉलीसेकेराइड के कैप्सूल्स पढ़े हैं, लेकिन ये वाहिद है जिसका जो कैप्सूल है वो डी ग्लूटामेट का बना हुआ होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है, लॉन्गर और डीपली स्टेनिंग होता है, स्पोर्स भी बना रहा होता है, एक्सोटॉक्सिन भी बना रहा होता है। अच्छा, मैंने जो पिछली वीडियो थी ना उसके अंदर मैंने आप लोगों को सारा जनरल ओवरव्यू बताया था, तो पहले आप लोगों के लिए मस्ट है कि वो वीडियो देखो ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो। मैं कोशिश करती हूँ कि सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में जो है ना आप लोगों तक बात क्लियर पहुँचे और पूरी बात पहुँचे, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ के लिए परेशान ना होना पड़े। ठीक है, लेकिन बदले में बच्चों आप भी तो अप्रिसिएशन शो किया करो ना, आप लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर किया करो, क्लास ग्रुप्स में शेयर किया करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, ताकि मेरी भी थोड़ी हौसला अफजाई हो। आप यकीन करें एक वीडियो बनाने के अंदर ना मेरे 2 घंटे इन्वेस्ट होते हैं। चलो खैर, ये स्पोर्स बना रहा होता है, एक्सोटॉक्सिन बना रहा होता है। जैसे एक्सोटॉक्सिन का नाम एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है, ये एरोबिक ग्रोथ शो कर रहा होता है। अरेंजमेंट इसकी बॉक्स कार लाइक अपीयरेंस होती है, नॉन मोटाइल होता है, डी ग्लूटामेट का इसका कैप्सूल बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये तीन फॉर्म के अंदर डिजीज जो है ना वो फैल सकती है, क्यूटेनियस, पल्मनरी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। तो इसके ट्रांसमिशन के भी तीन तरीके होंगे ना। ठीक है, अब जो स्पोर्स होते हैं ना इसके मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्पोर फॉर्मिंग होता है, तो इसके जो स्पोर्स होते हैं ना वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि कोई बंदा गिर जाता है मिट्टी में, तो हम कहते हैं कि यार टेटनस की वैक्सीन लगवा लो, इसके ज़ख्म को धो लो, साफ़ कर लो, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत बैक्टीरिया होते हैं। तो बेसिकली मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा स्पोर्स होते हैं बैक्टीरिया के। तो जो स्पोर्स होते हैं वो सॉइल के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं और यहीं से जो है ना वो आगे बीमारी हो सकती है। तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हमारे पास किस तरह से होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा कहीं पे गिर गया है, ठीक है, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया है, वो गिर गया, उसको चोट लग गई है। अब मिट्टी के अंदर स्पोर थे, अब जहाँ पे चोट लगी है वहाँ से स्किन वगैरह तो हट जाती है। ठीक है, जो आपका प्रोटेक्टिव बैरियर होता है वो हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे हाथ के ऊपर यहाँ पर चोट लगी है तो यहाँ से जो मेरा प्रोटेक्टिव बैरियर था ये हट गया। अब मैं मिट्टी के अंदर गिरी हूँ, मिट्टी के अंदर स्पोर्स फ़ौरन से मेरे यहाँ वूंड साइड के ऊपर, ट्रॉमा साइड के ऊपर एंटर कर जाएंगे। या तो ये तरीका हो सकता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे घर में जानवर होते हैं, फार्म में घर में जानवर होते हैं, तो उनकी हाइट यानी उनकी खालों से, उनके ब्रिस्टल से, उनकी वूल से, मतलब उनके खाल और बाल और ये जो चीज़ें होती हैं ना वो भी तो मिट्टी में ही होते हैं जानवर भी। तो वह मिट्टी से उनकी खालों में जा सकता है और खाल को आपने हाथ लगाया, आपने हैंडल किया या वही हाथ मुँह में डाल लिए, तो वहाँ से जो है ना वो आपको ये ऑर्गेनिज्म जो है ना वो
पहुंच सकता है, या आपके हाथ पे कोई ज़ख़म था और आपने जानवर को हाथ लगाया तो जानवर के ऊपर से आपको भी वो जो है ना वो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स हो सकता है, उसके स्पोर्स ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूटेनियस एंथ्रेक्स तो इस तरह से स्प्रेड हो रहा है। अब इसमें होता क्या है, ये हम क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर पढ़ेंगे। अब पल्मोनरी या फिर इनहेलेशनल एंथ्रेक्स हमारे पास, इसका दूसरा नाम है बच्चों वूल सॉर्टर्स डिजीज़। एक इंपॉर्टेंट नेम आप लोगों ने भूलना नहीं है, पल्मोनरी या इनहेलेशनल एंथ्रेक्स का दूसरा नाम क्या है बच्चों, वूल सॉर्टर्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि स्पोर्स इनहेल करने से, यानी कि आप कहीं गिरे नहीं, आपको कहीं चोट नहीं लगी, स्किन के थ्रू ये नहीं फैल रहा, एक जो किसी जगह पे आप गए हैं या मिट्टी में आप गए हैं, वहाँ मिट्टी के अंदर स्पोर्स उड़ते फिर रहे थे उसके, और वो स्पोर्स आपने इनहेल कर लिए, इनहेल करके वो आपके लंग्स में चले गए, लंग्स से वो आपके मीडियास्टिन या लिम्फ नोड्स के अंदर ट्रैवल कर गए, वहाँ से हेमराजिक इन्होंने मीडियास्टिनाइटिस कॉज कर दिया। अच्छा, एक बात आपने याद रखी है कि इसके अंदर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन नहीं होती, यानी कि ऐसे नहीं है कि एक बंदे को हुआ है तो दूसरे बंदा उसके साथ सांस लेगा तो उसको भी हो जाएगा। नहीं बच्चों, ये रेस्पिरेटरी या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन नहीं है, ये पल्मोनरी इनहेलेशनल एंथ्रेक्स है, ये आपका सॉइल से ही स्पोर्ट्स के थ्रू फैलेगा इनहेल करने से। स्पोर्ट्स है इसका मेजर जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है। और जो जीआईटी एंथ्रेक्स होगा ऑफकोर्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, तो इसमें आपने जो फॉर एग्जांपल कि एक जानवर था, उसने स्पोर्ट्स इनहेल, उसने जो है ना उसके अंदर स्पोर्ट्स हैं इस बैक्टीरिया के, और आपने जो है ना उसका मीट खा लिया जो कि कंटेमिनेटेड मीट था या ख़राब गोश्त था, वो आपने खा लिया है, तो आपको जीआईटी एंथ्रेक्स हो सकता है। आपने मेन फोकस इन दो के ऊपर रखना, जीआईटी एंथ्रेक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस की। अच्छा, अब आपने इतना तो आप लोगों को समझ आ गया कि इसके टॉक्सिन का क्या नाम है, एंथ्रेक्स टॉक्सिन है। इसने ये टॉक्सिजेनिक डिजीज़ कॉज करनी है, और इसकी जो टॉक्सिन है उसका नाम एंथ्रेक्स टॉक्सिन है। बेसिकली एंथ्रेक्स टॉक्सिन के अंदर ना दो एक्सोटॉक्सिन होते हैं, दो को मिला के हम लोग एंथ्रेक्स टॉक्सिन बोलते हैं। कौन कौन से दो टॉक्सिन होते हैं, एक बच्चों हमारे पास होता है एडीमा फैक्टर, एक होता है हमारे पास लीथल फैक्टर। ठीक है, एडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। अब इन दो टॉक्सिन के मजीद आगे ना दो दो सब यूनिट्स होते हैं। बच्चों बात समझ आ रही है, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं होगा, मेरी बात सुनो। जो एंथ्रेसिस है, बैसिलस एंथ्रेसिस, उसके टॉक्सिन का नाम है एंथ्रेस टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, दो टॉक्सिन से मिलकर बना हुआ है। एक है एडीमा फैक्टर, एक है लीथल फैक्टर, और हर फैक्टर के आगे दो दो सब यूनिट्स हैं, एक्टिव सब यूनिट, बाइंडिंग सब यूनिट, एक्टिव सब यूनिट और बाइंडिंग सब यूनिट। अब जो दोनों का एक्टिव सब यूनिट है ना, या ए सब यूनिट भी कहते हैं, उसमें हमारे पास क्या होती है, एंजाइमेटिक उसकी एक्टिविटी होती है। ठीक है, और जो बाइंडिंग सब यूनिट होता है ना, वो हमारे पास प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है, पीए, इसका खास काम है, ये मैं आपने नाम इसका याद रखना है। ठीक है, दो एक्सोटॉक्सिन्स मिला के एंथ्रेक्स टॉक्सिन बनाते हैं। कौन कौन से, एडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर। इनमें से जो एक्टिव सब यूनिट होता है इनका आगे वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी रखता है फंक्शनली, और बाइंडिंग सब यूनिट फंक्शनली क्या होता है, प्रोटेक्टिव एंटीजन होता है। प्रोटेक्टिव एंटीजन का काम क्या होता है बच्चों, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये बाइंडिंग सब यूनिट है, इसने जो होस्ट सेल है ना उसके रिसेप्टर्स को जाके, मेरे पास अगर कोई वीडियो वगैरह पड़ी हुई होगी ना तो वो मैं शेयर भी इसकी कर दूँगी एनिमेशन, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। दरअसल मेरे ऊपर आप लोग इतनी जल्दी चढ़ाते हो ना कि मैम जल्दी वीडियोस अपलोड करें, जल्दी वीडियो अपलोड करें, जल्दी वीडियो अपलोड करें, तो मैं अब फिर क्वालिटी मेंटेन करूँ या क्वांटिटी मेंटेन करूँ, मेरे लिए भी मुश्किल है ज़ाहिर है, लेकिन स्टिल मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग ना ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह ना वीडियो शेयर कर दूँगी। मैंने आप लोगों को पहले भी नंबर बताया था, मैं फिर बता देती हूँ, 0333164155। इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर दो तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको ऐड कर लूँगी, या फिर जो मेरे इंस्टा का अकाउंट है स्टेथो स्टोरीज़ 01, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाओ। अच्छा, मेरे जो नोट्स होते हैं बच्चों, इतने ज़्यादा कोई फैंसी नोट्स नहीं होते, इसके ऊपर रंग बिरंगे मार्कर मैंने इस्तेमाल नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना अगर क्वालिटी चाह रहे हो तो वो इसके अंदर आपको भरपूर मिलेगी, लेकिन बस इसके अंदर खूबसूरती इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ब्यूटी के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। अच्छा, बात कर रहे थे हम लोग प्रोटेक्टिव एंटीजन की, जो बाइंडिंग सब यूनिट होता है, इसका काम क्या होता है कि ये होस्ट सेल के रिसेप्टर को बाइंड करेगा, यानी कि एनिमल के अंदर या ह्यूमन के अंदर जिसके अंदर से डिजीज़ कॉज करनी है उसके रिसेप्टर को जाके पहले पकड़ेगा। ठीक है, और उसकी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सेल है ना, इस सेल के ऊपर रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, इसने क्या करना है, जाके इन रिसेप्टर्स को बाइंड कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, सेल के अंदर ना पोर्स बनाने शुरू कर देने हैं। जिस तरह हम लोगों ने वो पीवीडी को साइडिन और अल्फा टॉक्सिन पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही इसने सेल के अंदर पोर्स बनाने स्टार्ट कर देने हैं। और जब ये बेसिकली इसने एक रास्ता बनाना है, इसका काम ये कि इसने रास्ता बनाना है ताकि जो हमारे पास एडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर जो दो इसके टॉक्सिन्स है ना, वो अंदर एंट्री ले सकें। तो प्रोटेक्टिव एंटीजन का बस इतना सा काम है कि इसने अंदर एक होल बनाना है ताकि जो एडीमा फैक्टर और लीथल फैक्टर ना वो अंदर घुस सकें। ठीक हो गया, बात समझ आ गई। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडीमा फैक्टर ने क्या करना है, लीथल फैक्टर ने क्या करना है। एडीमा फैक्टर नाम से पता चल रहा है कि इसने एडीमा कराना है। ठीक है, अब एडीमा फैक्टर बेसिकली होता क्या बच्चों, एडीमा फैक्टर एडिनाइलेट साइक्लेज होता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सेकंड मैसेंजर सिस्टम में पढ़ा था ना, एडिनाइलेट साइक्लेज, साइक्लिक एएमपी वगैरह, बिल्कुल वैसे ही काम है। ये एडिनाइलेट साइक्लेज होता है, इसने क्या करना होता है कि सेल के अंदर ना साइक्लिक एएमपी का लेवल, फॉर एग्जांपल ये है ना सेल के अंदर ना इसने साइक्लिक एएमपी के लेवल को बहुत ज़्यादा कर देना होता है। जब सेल के अंदर साइक्लिक एएमपी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, तो सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड है, ज़ाहिर है 70% तो पानी होता है, अंदर फ्लूइड होता है, सेल के अंदर जितना भी फ्लूइड होगा ना वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा सेल से। ठीक है, ये सेल है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। तो साइक्लिक एएमपी का लेवल जब सेल के अंदर ज़्यादा होगा तो अंदर का फ्लूइड बाहर आना शुरू हो जाएगा, और बाहर क्या हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा। एडीमा में यही तो होता है बच्चों के, बाहर फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो उससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एडीमा। और ये था क्या, एडिनाइलेट साइक्लेज, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसका जो वर्क है ना, इट इज़ सिमिलर टू कॉलेरा टॉक्सिन। जो कॉलेरा टॉक्सिन होता है ना, वो भी सेम चीज़ करवा रहा होता है। जब हम कॉलेरा पढ़ेंगे मैं आप लोगों को अगेन ये बात याद दिलाऊंगी, लेकिन आप लोगों ने भूलनी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लीथल फैक्टर। अब लीथल फैक्टर का क्या काम होता है, मेरा मोबाइल बहुत हीटअप होता है। अच्छा, लीथल फैक्टर, लीथल का मतलब होता है खौफनाक, खतरनाक, मुहलिक। तो लीथल फैक्टर हमारे पास क्या होता है, प्रोटीएज होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग होता है, ठीक है। इसने क्या करना होता है, हमारे पास एक माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज होता है, आई थिंक इसका नाम माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज। हाँ, माइट्रोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज सिग्नलिंग पाथवे होता है, इसने इसको खत्म कर देना होता है, क्लीव कर देना होता है। अब जो ये मैप के सिग्नलिंग पाथवे होता है, इसका नॉर्मल काम क्या होता है कि इसने ना आपकी सेल की ग्रोथ को कंट्रोल करना होता है। जब ये वाला पाथवे खत्म हो जाएगा तो सेल की ग्रोथ भी खत्म हो जाएगी, और जब सेल की ग्रोथ खत्म हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस, ब्लैक स्कार बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जो टिश्यू होगा वो डीजेनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग की। अच्छा, अब तक हम लोगों ने क्या क्या बात पढ़ी है, हम लोग बेसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कस कर रहे थे, जो कि एंथ्रेक्स कॉज कर रहा होता है। ह्यूमंस के अंदर 3 तरह की, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और जीआईटी। एंथ्रेक्स कॉज कर रहा होता है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की हमने बात, इसमें डीग्लूटामेट कैप्सूल, नॉन मोटाइल, बॉक्स का लाइक अपीयरेंस, एरोबिक ग्रोथ, एक्सोटॉक्सिन, एंथ्रेक्स टॉक्सिन, स्पोर फॉर्मेशन, और ये सारी बात हमने डिस्कस की थी। फिर हमने एक ट्रांसमिशन डिस्कस की थी जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू हो रही थी, क्यूटेनियस की अलग थी, पल्मोनरी की अलग थी, और जीआईटी की अलग थी। फिर हम लोगों ने इसकी पैथोजेनेसिस डिस्कस की, तो हमारे पास एंथ्रेक्स टॉक्सिन होता है, 2 टॉक्सिन से मिलकर बना एडीमा फैक्टर, लीथल फैक्टर आके एक्टिव सुपरमेंटा बाइंडिंग सब यूनिट होता है। एंजाइमेटिक एक्टिव प्रोटेक्टिव एंटीजन का काम क्या था कि बाइंड करके इसने एडीमा फैक्टर, लीथल फैक्टर को अंदर घुसाना होता है। एडीमा फैक्टर ने क्या काम करना होता है कि अंदर साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा करके फ्लूइड की आउटपोरिंग करानी होती है। और लीथल फैक्टर प्रोटीएज होता है, इसने मैप के सिग्नलिंग पाथवे को खत्म करके टिश्यू निक्रोसिस, अपोप्टोसिस और ब्लैक स्कार की फॉर्मेशन करानी होती है। फिर हम क्लिनिकल फाइंडिंग भी, जाहिर है हम लोगों ने 3 बीमारियां पढ़ी हैं, तो हम तीनों के डिस्कस करने के, क्यूटेनियस, पल्मोनरी और जीआई एंथ्रेक्स, ठीक है। क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, अगर आएगी तो आपसे यही पूछेंगे, पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार। इस तरह का ना पेनलेस यानी कि दर्द के बगैर वाला अल्सर बन जाता है, यहाँ पे ऐसे क्रस्ट या फिर स्कैब बनना स्टार्ट हो जाता है। पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार आप लोगों ने याद रखना है, इसके अंदर यही चीज़ होगी। और इर्द गिर्द एडीमा बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, लोकल स्ट्राइकिंग एडीमा होगा, क्योंकि एडीमा फैक्टर जो मौजूद है, इसके लिए इनको हम लोग मेलिग्नेंट पस्ट्यूल भी बोल रहे होते हैं। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये बैक्टीरिया यानी कि पूरी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया स्प्रेड होकर डेथ भी कॉज करा सकते हैं। तो आप लोगों ने पेनलेस अल्सर विद अ ब्लैक स्कार बिल्कुल नहीं भूलना। उसके बाद इनहेलेशनल एंथ्रेक्स, जिसको वूल सॉर्टर्स डिजीज भी बोल रहे होते हैं, फैल किस तरह से रही होती है कि जब आपने स्पोर्स को इनहेल कर लिया लंग्स के अंदर, तो ये हेमरेजिक मीडियास्टाइटिस भी कॉज कर सकता है। पहले पहले तो बहुत आसान से सिम्टम होंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम होंगे, ड्राई कफ होगा, सबस्टर्नल प्रेशर होगा, दबाव होगा छाती के ऊपर। उसके बाद ये प्रोग्रेस होकर हेमरेजिक मीडियास्टाइटिस भी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि ये मीडियास्टल लिम्फ नोड तक स्प्रेड हो जाता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है बच्चों कि जब आप एक्सरे कराएंगे ना चेस्ट का, तो आपको वहाँ पे मीडियास्टनल वाइडनिंग मिलेगी, ठीक है। मीडियास्टनल वाइडनिंग बस एक रेडियो की टर्म है, आप लोगों ने याद कर लेनी है ऐसे। और जीआईटी एंथ्रेक्स हमारे पास किस तरह से फैल रहा होता है, कंटेमिनेटेड मीट खाने से फैल रहा होता है, और इसके अंदर वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन और ब्लडी डायरिया होता है। इसमें इतना याद करने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं लैब डायग्नोसिस के ऊपर। लैब डायग्नोसिस वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लो। सबसे पहले हम क्या कर रहे होते हैं, ग्राम स्टनिंग कर रहे होते हैं। ग्राम स्टनिंग पे आपको क्या मिलेगा, वही ग्राम पॉजिटिव रॉड्स नजर आएंगे और चेन्स की फॉर्म में नजर आएंगे, ठीक है। जिस तरह आपकी बुक के अंदर भी तस्वीर बनी हुई है, चेन्स की फॉर्म में नजर आती हैं। बॉक्स कार लाइक अपीयरेंस होती है, और इसके अंदर स्पोर्स नजर नहीं आते। अब स्पोर्स क्यों नजर नहीं आते बच्चों, क्योंकि स्पोर्स बैक्टीरिया तब बनाता है जब वो हार्श एनवायरनमेंट के अंदर हो, लेकिन जब वो आपके टिश्यूज़ के अंदर है तब तो उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तब तो कोई हार्श एनवायरनमेंट नहीं है, तो वहाँ पे स्पोर्स आपको नजर नहीं आएंगे, वहाँ पे वो स्पोर्स नहीं बनाएगा। स्पोर्स सिर्फ सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कल इस तरह का ना एक एमसीक्यू हमारा आया था। अच्छा, कल्चर की बात करें तो हम इसको ब्लड एगार के ऊपर ही ग्रो करा रहे हैं। इसकी नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज होती हैं, कोई हिमोलिसिस नहीं होती, और एरोबिक ग्रोथ होती है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, कॉमेट स्टेल अपीयरेंस आती है। कॉमेट हम बेसिकली एक सैयारे से वटावर जो भी होता है सैयारा होता है, उसकी दुम होती है, उस जैसी ना अपीयरेंस इसकी आ रही होती है, या फिर मेड्यूसा हेड अपीयरेंस भी बोलते हैं। कॉमेट स्टेल खैर आप लोगों ने याद रखना है। इसके अलावा पीसीआर, एलाइजा और डीएफए टेस्टिंग भी हम करते हैं, डायफ्लोरेसेंस एंटीबॉडी टेस्टिंग भी कर रहे होते हैं। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन जो है ना आप लोग स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने सुनी है तो वो सुन ले। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है कि सिप्रोफ्लॉक्सिसिन हम लोग दे रहे होते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है। डॉक्सीसाइक्लिन इसका अल्टरनेटिव है। प्रिवेंशन हमारे पास ये होती है कि वैक्सीन होती है हमारे पास, जो प्रोटेक्टिव एंटीजन नहीं था यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसी को एज एन इम्यूनोजन यूज़ करके हम लोग वैक्सीन भी इसकी बना रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बात की समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है। मैं आप लोगों को आपकी बुक से भी दिखा देती हूँ, ये कितना लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम लोगों ने पहले ओवरव्यू पढ़ा इसका पिछले लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने ये स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड स्टार्ट किए हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस, हमने इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, हम लोगों ने इसकी ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग, और ये टेबल बहुत मजे का बहुत प्यारा टेबल बना हुआ है। मैंने आप लोगों को इसकी तस्वीरें दिखाई हैं, क्लिनिकल फाइंडिंग वगैरह की। इसके अलावा लैब डायग्नोसिस दिखाई है और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह इंशाल्लाह हम लोग बेसिलस केरियस पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।